ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि, शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या करने वाला है, किस्मत जगाने वाला है आपकी। जी हाँ, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और वो उच्च के होने जा रहे हैं, तो फिर सारे ग्रह एक तरफ, शुक्र ग्रह एक तरफ, आनंद का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बस आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बड़बोला मत बनना, इस बात का ध्यान रखना। जी हाँ, हम बताने वाले हैं पूरी तरह से इसी दौरान में क्या कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने में ग्रहों का योग आरंभ काल में जो बनकर तैयार हो रहा है, बड़ा विस्फोटक योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। 4 ग्रह एक साथ बैठकर किसी प्रकार से जो चौकड़ी लाकर बैठ गए हैं, वो मान सम्मान सब पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक करने की विचित्र योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ये राह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही पथरीली है, लेकिन आपके शुक्र महाराज ने जो शनि के साथ मिलकर आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि जो आपके वारे न्यारे करने को तैयार है। आपको खास तौर पे कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए जो हम बताने वाले हैं, क्योंकि ग्रहण भी पड़ने वाला है, होली भी चलने वाली है और शनि अस्त भी होने वाले हैं। इन सब ग्रहों की जो उठा पटक करने का योग है, ये ऐसा दौर चल रहा है कि बड़ी तेज 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 घटनाएं घटने के योग बनेंगे। और यदि चालक, घोड़वार, जो घोड़ा चलाने वाला आदमी है, हल्का सा भी कहीं कमजोर हुआ तो पटकनी लग जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखते हुए गाड़ी कैसे चलानी है, कैसे संभालना है, वो सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं आज चमत्कारी के ज्योतिषी कार्यक्रम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्च की, रविवार का अवसर। 1 मार्च को त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और चंद्रमा उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वग्रही होकर पराक्रम के जबरदस्त क्षेत्र में आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम का योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी शक्ति अच्छी रहती दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल अस्त होने के कारण से थोड़े पराक्रम में कमी आने के योग बन सकते हैं। शुक्र इस दिन बदलने जा रहे हैं, शुक्र इस दिन जाने बहुत जबरदस्त तरीके से बदलने जा रहे हैं, शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे, उच्च के होने जा रहे हैं और ये जब तक रहेंगे उच्च के, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जबरदस्त आपके लिए लाभ देने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखना, आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है कि कोई भी कार्य करने से पहले ढिंडोरा मत पीट देना, ढिंडोरा मत पीट देना। भगवान राम क्यों नहीं बन पाए राजा उस वक्त? क्योंकि ढिंडोरा पिट गया था। भेद, चुपचाप छुपा के जो भी कार्य करो, छुपा के करो, जब तक वो कार्य हो ना जाए तब तक अपने पड़ोसी को भी ये बात ना पता चले, इस बात का ध्यान रखना। इन दौरान हल्की सी खबर बाहर निकली नहीं कि विस्फोटक योग बनेगा और सब लीप देगा, नजर लग जाएगी। जी हाँ, नजर लग सकती है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लोग बैठे हुए हैं मुंह हाय खोले हुए कि कैसे शुभ हो और कैसे हाय लगाएं लोग। इस वक्त आपकी राशि में भेद रखना बहुत जरूरी है। इस वक्त यही सबसे बड़ा उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जितनी चीजें छुपा कर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। जहां चाहोगे वो रास्ते खोलने, क्योंकि शनि अस्त होने वाले हैं, ये रास्ते खोलने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त तरीके से। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत दिन से बैठे हुए कह रहे थे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए रास्ते शुक्र ने आपकी राशि में खोलने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। प्रदोष का दिन है, कोशिश ये करें रविवार के दिन प्रदोष, कीर्ति योग जो कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु महाराज दशम भाव में बैठकर मंगल के साथ अस्त कर दिया है मंगल को सूर्य ने, और यहाँ पे सब जगह ग्रहण लगा दिया है जो ग्रहों का, वो कहीं ना कहीं कष्ट में है। तो इसको ठीक करने का रास्ता आप कर लीजिए। इस दिन गंगा जल से भगवान का अभिषेक, प्रदोष है, प्रदोष ये जो रवि प्रदोष बन रहा है, कीर्ति को बढ़ाने वाला, सफलता को देने वाला माना जाता है। गंगा जल से या दूध से भगवान शंकर का शाम के समय अभिषेक करें और देखिए आने वाले समय में परिवर्तन का अद्भुत योग आपकी राशि में बनकर तैयार होगा। 2 तारीख सोमवार के दिन की ग्रह गणना जान लीजिए। चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय भारी पड़ सकता है, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखो। ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत ज़्यादा जवानी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, ग्रहण बढ़ने का योग बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में इन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। होलिका दहन है इस दिन, होलिका दहन इस बार जो हो रहा है वो विशेष तौर पर समझ के चलो कि क्योंकि होली के समय भद्रा का योग आ गया है
और अगले दिन पूर्णिमा जो है वो शाम को सूर्यास्त के बाद है नहीं, तो इस दिन होलिका का दहन होगा, लेकिन भद्रा के अंत में होगा, भद्रा के पुच्छ काल में सुबह 4 बजे के आसपास होली जलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आप एक काम करें, अपने कष्टों को, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि में नजर लगने का योग बहुत जबरदस्त खुला हुआ है। हर कोई आपको, आपकी सफलता को देखकर कहीं ना कहीं नेगेटिव नज़र लेकर बैठा हुआ है। और कहा जाता है हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इन नज़र अलाओं बलाओं से व्यक्ति को बचते हुए कार्य करना चाहिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है एक खास उपाय, राई मिल जाएगी आपको, अपने घर से थोड़ी राई ले जाकर अपने सिर पे से वार कर और उसको उस होलिकी का अग्नि में डाल दीजिए। और उस वक्त जो मंत्र जप करना है आपने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 5 बार उच्चारण कर कर अपने सिर पर से इसको 5 बार या 7 बार वार कर आप उसको अग्नि में डाल दीजिए। अगर रात को नहीं जाग पा रहे हैं तो जब तक शाम को ही डालाइएगा, दिन में कभी भी डाला है उसमें से, और उसको जल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सतव्रत भी है। भगवान की कृपा से आपके कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान बहुत सुंदर तरीके से ग्रह आपके लिए कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। सत्यव्रत करें, भगवान का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। भारतीय संस्कृति में होली का दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देते हैं, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो होली का दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो, उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है, और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार जो महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है, और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी, उन्होंने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो, इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी, और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी। भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करें। आज से कुछ साल पहले बोलते लोग को है, वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग, और उससे अंदर इंसुलेशन के प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था, तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी जबरदस्त चीजें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन वो जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुरंडी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो काल गणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदया तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी। 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है।
तो इस कारण से और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है। और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है, तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्योदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्यास्त उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा, शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का यह भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए, नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, डंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ श्रावणी, शास्त्र में 2 महत्व कहे गए और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाय बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं, पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं मॉडर्न साइंस ही बोलती है देयर आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है, बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें, ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 3 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार का जाएगा जान लीजिए। उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है, और उस दिन विशेष तौर पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, और कई आधे विश्व के अंदर ये चंद्र ग्रहण का योग बनता दिखाई दे रहा है। भारत के इसको एक कोने से शुरू होकर आगे की तरफ पूरी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया इत्यादि समस्त जगह ग्रहण पड़ेगा, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण जो है थोड़ा सा कष्टमय दिखाई देता है। ये विशेष तौर पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मानसिक चिंता कहीं ना कहीं उत्पन्न करने की योग बना सकता है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिए कि सम्मान भाव में आपके लिए चतुर्ग्रही योग इस वक्त बनकर तैयार है, और चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा, केतु इत्यादि, दशम भाव में बैठे हुए सूर्य, राहु, चतुर्ग्रही योग, मंगल, बुध इत्यादि बहुत सारी विचित्र स्थितियां इस वक्त चल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं मन में अशांति का वातावरण बना रही हैं और बेकार की चिंताएं भी उत्पन्न करने के योग दिखा रहे हैं। तो चिंता मत करें, चिंतन करने का प्रयास करें। इस ग्रहण काल में खासतौर पर यही ध्यान रखें, ग्रहण हमारे यहाँ पर्व काल माना जाता है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त इस ग्रहण में आप समझ लीजिए प्रभाव क्या है। ग्रह भी खराब चल रहे हैं और ऐसे में ये सब चीज़ क्या है, नाम खराब ना हो जाए, ऐसी चिंताएं मनोमस्तिष्क में आ सकती हैं, तो उससे आपको बचने का कार्य करना है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है।
इस ग्रहण काल में हो सके तो भगवान शंकर के मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् या ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में यदि यज्ञ कर सकें तो बहुत शिष्ट रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन एक विशेष कार्यक्रम भी रखा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात ध्यान रखना, क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में खराब करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सतनाजे का दान करना सबसे अच्छा रहेगा। ग्रहण काल में सतनाजे को हाथ आगे रख दीजिए और कहीं ना कहीं उस अनाज को लेकर गौशाला में भेज दीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखो, शुक्र इत्यादि बहुत सुंदर योग बना के बैठे हुए हैं इस वक्त, और गौ सेवा से ही लाभ मिलना दिखाई देता है। तो इस सतनाजे को उठाकर गौशाला में अपने निमित्त भेज दीजिए, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि गौशाला में गायें को अधिकारी से मिल जाएगा तो वो सबसे समस्त देवताओं का वास होता है। और इस ग्रहण काल में हाथ लगा के रख के बाद में छोड़ाइएगा। ग्रहण काल में तो मंत्र जप ही करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ग्रहण के आरंभ में हो सके तो थोड़ा गंगा जल से स्नान करें और उसके बाद बैठ जाए अपने मंत्र का जप करने या यज्ञ करने, उससे 100 गुना अधिक रहेगा। आश्रम पर विशेष व्यवस्था इस वक्त की गई है, पूरा कार्यक्रम बता देते हैं, आपको बताएंगे इस संबंध में। और पहले ग्रहण का प्रभाव भी समझ लीजिए। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष रूप में खग्रास चंद्र ग्रहण है। और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है। और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें, ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है। लेकिन आप ये समझें, इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें। चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा। तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहां दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया। अरे जहां बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहां पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है। क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक, जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल,
पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पे खत्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पे खत्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पे खत्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियां हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उसमें बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो, और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न जब गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है, और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि,
जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो, हवन कर लो, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कोई चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिनों तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको बृहद संहिता को हम उठा के देखें, बृहद संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई बृहद संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें, इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है, और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा, और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। 4 तारीख बुधवार के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बन रहा है जान लीजिए। होली का बहुत बहुत शुभकामना आपको। होली का सुंदर पर्व पड़ रहा है। बुधवार के दिन प्रतिपदा तिथि चैत्र की कृष्ण पक्ष की आ रही है। साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये परिवर्तन का काल बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ये विजय का शंखनाद आपके लिए रहेगा। ये जो होली का परिवर्तन का योग है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। दिन चढ़ते चढ़ते पॉजिटिव होते होते आधे दिन बाद आपके नई उमंगे प्राप्त होने का योग दिखाई देता है। ग्रह बहुत पॉजिटिव आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। इस होली के शुभ योग पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। होली का दिन जो है, रंग का दिन जो है, आनंद का दिन है। प्रहलाद जब विजय प्राप्त कर लिए, रक्षा हो गई, होलिका जल गई, तो लोगों ने भस्म से ही वहाँ पर सुंदर रूप से होली खेलने का प्रयास किया। तो होली मिल जाएगी आपको। पहली होली किस साथ खेलें? पहली होली अपने सबसे इष्ट के साथ खेलनी चाहिए। आमतौर पे लोग भूल जाते हैं, सबसे पहली होली भगवान के साथ खेलनी चाहिए। तो नंदलाला के साथ, भगवान के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, कुछ भी हैं जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है,
थोड़ा सा रोली लेकर उन पर थोड़ा सा जल में मिलाकर चंदन के साथ और सुंदर जो मिलाकर पंचामृत बनाकर, विशेष रूप गंगा जल में तुलसी इत्यादि डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर, चंदन डालकर, कपूर डालकर, ये सुगंधित इत्र के द्वारा में चंदन का इत्र इत्यादि मिलाकर उससे भगवान को स्नान करें और उसी जल से स्वयं भी स्नान करें, अपने घर वालों को भी स्नान कराएं। ये तो हुई होली। नहीं तो क्या होता है आज की तारीख में सिंथेटिक रंग और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। आप जैसा खेलना चाहें वैसे खेलें। तो बिल्कुल ये होली का पर्व आनंद के साथ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ योग बना के आपके लिए तैयार कर रहा है, जो आपको आरोग्य भी करेगा और बहुत बढ़िया से उसका प्रभाव भी प्राप्त होगा। और सही माने इस तरह से आपने होली खेली ना, तो देखिएगा जैसे ही ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा दोपहर के बाद, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं आनंद का योग, लाभ का योग, विजय का योग भी बनाने की स्थिति। हाँ, ध्यान रखना आधा दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, दोपहर से पहले थोड़ा हल्का ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका ये उपाय आपको बता दिया, ये करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर होगा। इस दिन शुक्र भी उदय होने जा रहे हैं। शुक्र विशेष तौर पर जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। शनि के बिल्कुल सन्निकट पहुंच गए हैं। परिवर्तन मीन राशि में बहुत बढ़िया सुंदर योग बना के बैठ गए हैं और शनि के साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और शनि और शुक्र की युति आपके लिए आपके ग्रहों को कई गुना अधिक लाभ देने की योग बना देगी। ऐसे में नया रिलेशन भी बनेगा, काम भी बढ़ेगा और साथ साथ सुंदर योग आपके लिए लाभ के योग भी खोलते दिखाई दे रहे हैं। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी माँ का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पर श्रद्धा, इतनी जबरदस्त तरीके की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि ये असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था। क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को, मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी। तो सोचो ये चमत्कार प्रभाव हुआ, और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी माँ का नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है, विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था तदुरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र है वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोग कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है। अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने जमाने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है।
बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन मनाया जाता है, उससे होली दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है, और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है, उसको उस तरह से हम सब समझे। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी। तो कहा गया ना, तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। वृषभ राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन कैसा है, ग्रहों गणनाओं के अनुसार जान लीजिए। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों के परिवर्तन हर क्षण कहीं ना कहीं होता रहता है। सूर्य इस दिन गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और सूर्य की युति इस वक्त जहां हो रही है, खरमास आने वाला है। और ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके नाम को खराब करने की स्थिति, विचारों को कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को बल देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सूर्य इन दिनों खरमास में चले जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप मान के चलिए आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भी सूर्य की थोड़ी देर किरण में बैठना बहुत जरूरी है। सूर्य का बल थोड़ा कम हो जाता है खरमास के अंदर और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य राहु के साथ युति होकर जहां विराजमान है, उनकी रोशनी में थोड़ी देर बैठना, उदित होते सूर्य का नित्यपति दर्शन करना, थोड़ी देर उनके समक्ष बैठकर उनके तेज को अपने अंदर ग्रहण करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। हो सके तो गायत्री का नित्यपति जप करें सूर्य के समक्ष, नहीं तो ये सूर्य इन दिनों दौर्बल्य में आने के कारण से आपकी कीर्ति में थोड़ा कलंक लगाने के योग बना सकते हैं। और तो और थोड़ा दिमाग को धनिया कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्थितियों को, जो विचार बहुत लेट मन में आ रहे हैं, क्योंकि बुध भी इन दिनों अस्त चल रहे हैं, वो विचारों को ऐसा होगा कि सब कुछ बढ़िया है, शुक्र शनि ने बहुत बढ़िया योग बना दिया आपके लिए, लेकिन ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कहीं ना कहीं आपके विचारों को कमजोर करता दिखाई दे रहा है। जो सफलता देने वाले विचार होते हैं वो लेट आते हैं दिमाग में, क्योंकि बुध भी अस्त चल रहे हैं। और इसके कारण से ये उपाय हमने बताया, सूर्य के बल को बढ़ाइए, सूर्य को जल दीजिए, थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में बैठकर थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक अवश्य करने का प्रयास करें। देर से उठेंगे तो ये सूर्य और ज़्यादा खराब हो सकता है। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को उठाने का प्रयास करें, यानी सूर्य से पहले उठने का, सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करो, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हींग लगे ना फिटकरे, रंग चोखा होने का सार्थक योग बन जाएगा। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे और रात्रि के बाद से अगले दिन से आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस वक्त ग्रह जो है वो विजय का योग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। शुक्र के बिल्कुल सम्मुख आकर आपकी राशि के जो हैं वो बिल्कुल चंद्रमा विराजमान है और जो आपके लिए बुद्धि में नया कुछ रास्ता डालते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें बहुत फेवर में आपकी जाती दिखाई दे रही हैं। इस समय विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का सहारा लेना चाहिए। हो सके थोड़ा व्रत करें, गणेश जी का पूजन करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को पीले पुष्प या पीले वस्त्र अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ थोड़ा कम डालें, पुरानी चलती हुई मेहनत पर थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और इस दिन धन योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। अपने आप को ओवर बिजी मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। किस्मत में जितना लिखा है उतना मिलने को तैयार है, लेकिन जब एग्जॉस्ट करोगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होने के बजाय खराब हो सकती हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है,
दिन ओवरऑल फेवर में जाता दिखाई दे रहा है, बस एग्जॉस्ट नहीं करनी है। अपने आप को एनर्जी में एग्जॉस्ट चीज़ें करने की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं, बस ये बात ध्यान रखो, किस्मत का कहीं कोई ले जा नहीं सकता और किस्मत आपके साथ देने को तैयार है। बस आपको अपनी लीकेज को बंद करने का प्रयास करना है, यही सबसे बड़ा। अपने क्षय को बचाने का प्रयास कर लिया तो जितना बचेगा वो अर्निंग ही अर्निंग आपके लिए रहेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे। नुकसान को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दिया हमने। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें, शनि महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सुंदर योग बना के तैयार कर रहे हैं। आपके अंदर जो शनि की वजह से थोड़ी सी कमियां हैं वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। ऐसे में चतुर्थी का सुंदर योग पड़ रहा है। कोशिश ये करें, हनुमान जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको चोला सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। यह आपके शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का बहुत बढ़िया रास्ता दे देगा। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, चैत्र की कृष्ण पक्ष की पंचमी है और शनि इस दिन होने जा रहे हैं अस्त, और ये आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने के लिए अस्त हो रहे हैं। शनि वैसे ही आपकी बहुत बढ़िया जगह बैठे हुए थे, लेकिन अब जो अस्त हो जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत कमियां शनि ने कर रखी थी, जबरदस्ती आपके अंदर जो अड़ियलपना कहीं ना कहीं उदय कर रखा था और जो चीज़ों को सही चीज़ समझ में नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं अंधकार वाला प्रभाव, स्लोनेस वाला प्रभाव उत्पन्न कर रखा था कम से कम 1 महीने के लिए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक छाता मिलता दिखाई दे रहा है। शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत जबरदस्त योग बना रहा है। जैसे राहु ने सूर्य को अस्त कर रखा है, ऐसे ही शनि सूर्य के कारण से बिल्कुल अस्त हो गए हैं और ये सूर्य ने बहुत बढ़िया काम आपके लिए करके दिखा दिया है। ये 1 महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक जबरदस्त विंडो आपको प्राप्त होने का अवसर दे रहा है, तो इस समय में थोड़ा जबरदस्त कार्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं बुद्धि में जो आपके लिए पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी जड़ता दिखाई दे रही थी, जो स्लोनेस दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं बुद्धि में थोड़ी सी जो हट धमिता दिखाई दे रही थी, नहीं ऐसी ही चीज़ें होनी है, ऑप्शन नहीं खुल रहे थे, वो सब परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी से जाने के लिए ग्रह आपके लिए खेल बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनका लाभ लेने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इस समय बाकी ग्रह थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत है और उनको यदि ताकत मिल गई तो ये 1 महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ खास उपाय हम बताने जा रहे हैं, उनको कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहां शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है, ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं, लेकिन साथ में आप मान के चलें इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो है, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी ही कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है, साथ में बुध महाराज भी अस्त-अवस्था है, मंगल भी अस्त-अवस्था में, तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको, ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए ये योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए, तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः, ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे, जो और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसर कर देगा, मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है, तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए।
यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्य प्रति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन। तो वृषभ राशि वालों 9 तारीख का दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या है जान लीजिए। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होने के योग बनते हैं। सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक अजीब सा योग बनाया है आपके लिए। कमज़ोर स्थिति में भी परिवर्तन करते हुए, विचार थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन ये मान के चलना यदि विचारों पर थोड़ा फोकस करा तो फिर आपके विचार जो आपके मन में आ रहे हैं वो गलत नहीं है। कमज़ोर स्थिति ज़रूर है, आपको अपने ऊपर ही शक दिखाई दे रहा है इन दिनों कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, विचार जो आ रहे हैं आपके गलत नहीं है। इस वक्त ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो सोच रहे हो, जो विचार कहीं ना कहीं परमात्मा की प्रेरणा से मन में आ रहे हैं वो गलत तरफ आपको ले जा ही नहीं सकते हैं। बस कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल और बुध के अस्त होने के कारण से इस वक्त कार्य करने की क्षमता थोड़ी घटी हुई है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। रवि योग है तो कोशिश करें इस रवि योग में सुंदर कार्य करें। शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान की कृपा से दूध का दान करना, चावल का दान करना, ये सब आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 10 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों का योगा योग है, कदम बढ़ाने की देर है। कदम बढ़ाने की, सही दिशा में कदम बढ़ाने की देर। मंगलवार का अवसर है। मंगल जो आपकी कमजोरी इस वक्त है कि बाहुबल थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, अंदर से ताकत कम दिखाई देती है, लेकिन विचार में शक्ति आनी शुरू हो गई है, ऐसा योग बन रहा है। बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में फंस गए हैं, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी और स्थितियां विकट करते दिखाई देंगे आपके लिए। इस समय बुध का थोड़ा सा शक्ति देने की जरूरत है। कन्या पूजन जरूर करें। शुक्र का संबंध आपकी विजय से इस वक्त बना हुआ है पूरी तरह से, लेकिन बुध जो है वो राहु के साथ में फंसे हुए हैं, राहु के ये नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करें। कोई कन्या मिल जाए तो उनको विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद दे लो। कुछ हलवा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उनको अवश्य कुछ ना कुछ पूजन करने का प्रयास करो। देखिए, ये अगर नित्य प्रति करोगे, छोटे छोटे काम हैं और आप पता नहीं अंगूठी पहनने के चक्कर में लग जाते हो। हज़ारों रुपए की अंगूठियाँ आपको ज्योतिषीगण तथाकथित तौर पर बेच देते हैं। कोई जाम्बिया की बेच रहा है, कोई कोलंबिया की बेच रहा है, कोई कहीं की बेच रहा है 50 रुपए की और आप लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हो। ये उपाय जो हमने आपको बताया, 10 रुपये का एक कोई मिठाई लेकर किसी बच्चे को दे दो, उससे लाख गुना अधिक आशीर्वाद ना मिले तो आपके भाग्य को ना बदले तो बात कर लीजिएगा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को, और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नव वर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रुद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रुद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए, विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व पे अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा।
हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें। बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें। विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क में जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियां तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको
हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समझ बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।